गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित खरवार स्टूडेंट्स। आज हम सभी DADSC VI फोर्थ सेमेस्टर के पेपर नंबर 13 पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के यूनिट 6.3 प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स LCM एंड SCF और लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं, लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक व भाज्यता का नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे हम भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स क्या है। यहाँ पे वे संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो विभाजक हों, वे संख्याएं क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्याएं। जैसे देखिए, 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ऐसे ये सारी संख्याएं होंगी। यहाँ पे देखिए, 2 जो है खुद से डिविजिबल है, यानी 2 से और 1 से। उसी तरह 3 भी क्या है? खुद से डिविजिबल है और 1 से। 5 भी खुद से डिविजिबल है, यानी स्वयं 5 से और 1 से। तो ऐसी संख्या है जिनके केवल दो विभाजक हों। सभी के देखिए, यहाँ पे सबके केवल दो ही विभाजक देखने को मिल रहे हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो होगी 2। ठीक। अब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, क्या? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक विभाजक होते हैं, एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे कि ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक विभाजक हों, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके से डॉट 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 जो भी संख्या है वो होंगी, यानी जिनका विभाजक 2 से अधिक होगा। देखिए यहाँ पे 4 जो है, 4 का विभाजक कौन कौन सी है? एक तो स्वयं 4 है, उसके बाद 2 भी होगा इसका विभाजक, और 1 भी होगा। उसी तरह 6 का जो है विभाजक कौन सा होगा? एक तो स्वयं 6 होगा, उसके बाद 3 होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो सब में देखिए इस तरीके से सभी संख्याओं के जो विभाजक हैं वो 2 से अधिक मिल प्राप्त हो रहे हैं। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं। ठीक है। उदाहरण दिया गया है, 7 को केवल 1 या 7 से ही पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, अतः 7 एक अभाज्य संख्या है। सही है, 7 को या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर 7 से। यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं या 1 से डिविजिबल हों, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। तो 7 क्या होगा? एक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है। जबकि 6 को 1, 6 के अतिरिक्त, यानी 1 से भी डिविजिबल है 6, और 6 से भी है, इसके अतिरिक्त या 2 और 3 से पूर्ण विभाजित किया जा सकता है। तो इसके देखिए 1, 2, 3, 4 कितने विभाजक हो गए? 4 विभाजक हो गए। अतः 6 जो है एक भाज्य संख्या है, यानी इसके जो विभाजक हैं 6 के, वो 2 से अधिक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या में जैसे वही है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है। और जो भाज्य संख्या है उसमें 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। 9 भी भाज्य संख्या होगी। ये देखिए 9 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी, 1 से भी। ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 तो होगा ही, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97।
ये सभी जो संख्याएं हैं 2 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक, यहाँ पे और भी उदाहरण है, जैसे 12 को 1, 2, 3, 4, 6 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। देखिए जैसे 1 गुणे 12 यानी 12 आएगा, 2 गुणे 6 12, 3 गुणे 4 12, 4 गुणे 3 12, 6 गुणे 2 12, 12 गुणे 1 12। अतः देखिए यहाँ पे 12 के इतने सारे विभाजक हैं, अतः 12 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, नोट में क्या लिखा गया है, चूंकि कोई पूर्ण संख्या जो 1 से बड़ी होगी वह या तो भाज्य संख्या होगी या अभाज्य। इसलिए एक न भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है, यानी एक को हम न ही भाज्य संख्या मानते हैं न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे और भी यहाँ पे उदाहरण है, देखिए जैसे 1 से 14 तक संख्याओं का भाज्य एवं अभाज्य में वर्गीकरण। ठीक है, तो संख्या लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब सबके देखिए कितने भाजक हैं, कितने विभाजक हैं। एक का देखिए, एक क्या है, अभी ऊपर बताया गया, एक न ही भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 क्या होगा, 2 का जो होगा, एक तो ये स्वयं से डिविजिबल होगा यानी 2 से और 1 से, तो यह जो 2 होगा अभाज्य संख्या होगा। ठीक, उसी तरह 3 भी स्वयं 3 से डिविजिबल होगा और 1 से, यह क्या होगा, अभाज्य संख्या। 4 क्या है, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी और 4 से, इसलिए इसके 2 से अधिक विभाजक हैं, मतलब यह भाज्य संख्या होगी। 5 को देखिए, 5 1 और 5 से है, यानी बस 2 संख्याओं से डिविजिबल है, इसलिए यह अभाज्य होगा। उसी तरह अन्य सभी संख्याओं के विभाजक होंगे, जिसमें भी 2 से अधिक विभाजक होंगे वो भाज्य होगी, और जिसमें सिर्फ 2 विभाजक होंगे वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक, अब यहाँ पे हम लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा यानी एलसीएम के बारे में देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा भाग चला जाए वो क्या होंगे, लघुत्तम समापवर्तक से कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक यानी इसको हम एलसीएम के नाम से जानते हैं, 3 शब्दों से मिलकर बना है। एल फॉर लोवेस्ट यानी लघुत्तम, सी फॉर कॉमन यानी सामान्य, एम फॉर मल्टीपल यानी गुणज। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिस छोटी से छोटी संख्या से दी गई सभी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं, वह या उस संख्या को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक को संक्षिप्त रूप में हम क्या लिखते हैं, लसा लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देखिए यहाँ पे 4, 6, 8 के समापवर्तकों 24, 48, 72, 96 इत्यादि में 24 सबसे छोटा समापवर्तक है, अतः 4, 6, 8 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स ऑफ फाइंड एलसीएम। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की मुख्यतः 2 विधियां हैं जो इस प्रकार हैं, यानी 2 विधियां हैं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। पहला विधि है गुणनखंड विधि जिसे हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं, और दूसरा है भाग विधि जिसे हम डिवीजन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे पहले हम गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड को देखते हैं क्या है। इस विधि में सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का
आपस में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल अभिष्ट रस होगा। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो संख्या दी होगी यानी उसका फैक्टर निकालेंगे। फिर फैक्टर निकलने के बाद क्या करेंगे, अधिकतम घात के रूप में लिखते हैं, यानी उसका जो गुणनखंड आएगा उसका हम अधिकतम घात के रूप में लिखेंगे और अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे 8, 12, 20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 8, 12, 20 है तो पहले 8 का फैक्टर देखिए क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यानी इसे हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 का पावर क्या होगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह 12 है, 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 होगा गुणे 3। 3 का पावर क्या है, 1 ही है। ठीक, 3 एक ही बार आया है तो इसलिए हुआ। 20 का क्या होगा फैक्टर, 2 गुणे 5। ठीक, यानी 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1। अब अतः हमको एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे, अतः लसा बराबर क्या होगा, देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो अधिकतम घात वाली जो संख्या है, 2 जो है 3 बार आई है, तो अधिकतम घात इसमें देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन देखिए यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ 2 बार, लेकिन यहाँ 3। तो इसमें कह रहा है कि अधिकतम घात वाले गुणनखंड हैं उनका हम लिखते हैं। ठीक है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए क्या बचा, 3 है, 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, यानी 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर अधिकतम कितना है, 1 है। अब इन सभी संख्याओं का गुणा करिए, 2 का पावर 3 यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 हो जाएगा। इसी तरह 3 गुणे 5, अब इन तीनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 120। या जो 120 आया वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह लसा हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 8, 12, 20 का लसा कितना आ गया, 120। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे गुणनखंड विधि के उदाहरण, यानी 8, 16, 40 का लसा निकालना, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हल में 8 का फैक्टर लिखिए, कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। और 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 2 का पावर 2 कितनी बार आया, 3 बार, गुणे 5, 5 एक ही बार है। अब इन सब में देखिए कौन कौन सी संख्या है, 2 हैं और 5 है। ठीक है, तो अधिकतम 2 का पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ है देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन अधिकतम यहाँ पे 4 है। तो लिखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तथा 5 का सबसे बड़ा घात, यानी 2 का सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 5 का पावर देखिए अधिकतम क्या है, 1 ही बार है। तब क्या होगा, लसा बराबर 2 का पावर 4 गुणे इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पावर 4 गुणे ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 गुणे 5, यानी कितना आ जाएगा, 16 25 80। तो ये हो जाएगा एलसीएम होगा, ये होगा आंसर। इसका एलसीएम हो गया 8, 16, 40। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, 10, 12, 24 का लसा ज्ञात कीजिए। तो 10 का हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालेंगे। 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 5। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 का पावर 2 देखिए कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 का पावर 2 हो गया गुणे 3। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 कितनी बार आया, देखिए 3 बार, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1, क्योंकि 3 जो है 1 ही बार आया, इसलिए 3 का पावर 1। अब क्या करें, 10, 12 तथा 24 का लसा ज्ञात करने पर क्या हमें आ रहा है, देखिए दो कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, 2, 3 और 5। 2, 3, 5 का सबसे बड़ा घात। अब इसमें देखेंगे जो संख्याएं आ रही हैं,
तो उन संख्याओं में सबसे जिसका जो घात जो बड़ा होगा उन संख्या उसका घात लिखेंगे। तो देखिए 2 है, 3 है, 5 है, तो अधिकतम 2 का घात कितना आ रहा है? 2 का घात है 3। कहाँ पे है? देखिए इसमें एक ही पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो अधिकतम 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 3 अधिकतम। दोनों जगह देखिए एक ही बार आया, और 5 यहाँ एक ही बार है। अब सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? अतः प्लस बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे, ये देखिए 2 का पावर 3, तो 2 3 बार लिख लीजिए, गुणे 3 का 3 एक ही बार है, और 5 सबका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 120। ये हमारा आंसर होगा, यानी लसा हो जाएगा किसका? 10, 12, 14 का गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे भाग विधि द्वारा निकालना है हमको लसा, तो उसके लिए क्या है? डिवीजन मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम सभी संख्याओं को कॉमा यानी डॉट कॉमा लगाकर पंक्तिबद्ध करते हैं तथा बारी बारी से 2, 3, 4 ऐसे हम भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग न जाए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब सबका भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजकों का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभिष्ट लसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया उदाहरण है 12, 15, 18 का लस ज्ञात करें। 12 कॉमा लगा कर लिखेंगे 15 और 18। अब देखिए इसमें हम डिवाइड करेंगे सबसे छोटी, पहले सबसे छोटी संख्या से। 12 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करिए, क्या करेंगे? 2 6 जा 12 हो जाएगा, और ये 15 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 15 का ज्यों का त्यों लिख देंगे। और फिर ये 18 है, ये किससे हो जाएगा? 9 से डिविजिबल होगा, 2 9 18। ठीक है, फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 9 है। अभी भी देखिए 6 जो है 2 से डिविजिबल होगा, करिए, 2 3 6 हो जाएगा, और 15 होगा नहीं, उसको जो का त्यों लिखे कॉमा लगाकर। फिर 9 भी नहीं होगा, तो उसको भी ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए 3 से कर सकते हैं, 3 से चूंकि तीनों डिविजिबल हो जाएंगे, करिए, तो क्या होगा? 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 पच्चे 15 आ जाएगा, यहाँ 5 हो गया, 15 भी डिवाइड हो गया, और 3 3 त्रिका 9, यानी यहाँ 3 आ गया। अब फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ तो 1 आ गया, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। और यहाँ पे 5 तो डिवाइड होगा नहीं, उसको ऐसे लिख दीजिए, और 3 एकम 3, बचा क्या यहाँ पे? 5 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए सब डिविजिबल हो गए, यानी 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे? जो हमारे फैक्टर आए हैं ये डिवाइड करने पर, उन सभी फैक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः अभिष्ट लसा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 180। तो यह हो जाएगा डिवीजन मेथड। यानी 12, 15, 18 का लसा भाग विधि द्वारा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है 7, 14, 35, 28 का लसा ज्ञात कीजिए भाग विधि द्वारा। अब लिख लीजिए 7, 14, 35, 28 कॉमा करके। ठीक, अब देखिए 14 भी क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा, और 28 में, तो 2 से डिवाइड करिए। 7 डिवाइड नहीं होगा, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 7 होगा। फिर कॉमा लगाइए, 2 सत्ते 14, तो ये 35 डिवाइड नहीं हो, इसलिए इसको ज्यों का त्यों। और यहाँ कितना आ जाएगा? 14, 14 दूना 28, यानी ये 14 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करिए, चूंकि अभी भी देखिए यहाँ पे 14 है, तो यह 2 से डिविजिबल है।
7 ज्यों का त्यों, ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी 35 भी नहीं, वह जैसा का तैसा इसको लिख देंगे। फिर 2 सत्ते 14। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 35 है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से कर सकते हैं। ये 7 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब 5 सत्ते 35 और 7 ये जैसे है वैसे। अब देखिए सभी जगह 7 7 है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी सभी नीचे 1 1 आ गए। यानी ये प्रक्रिया जब तक 1 ना आ जाए हमारा, तब तक करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। और ये जो हमारा फैक्टर आएगा इधर, उन सभी फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अतः अब इस लसा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, कितना आ गया 140। ये हमारा लसा हो जाएगा 7, 14, 35, 28 का भाग विधि द्वारा। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं लघुत्तम समापवर्तक संबंधी अन्य उदाहरण में 12, 18, 24 तथा 30 से पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जहाँ देखिए छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, उसमें क्या करेंगे, हम लसन निकालेंगे 12, 18, 24 और 30 का। 12, 18, 24, 30। अब सेम ये यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज करके आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24 और यहाँ पे 15, 2 15 जा कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे फिर से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 9 तो डिवाइड नहीं होगा, जो का त्यों लिख दीजिए। फिर यहाँ 6 हो जाएगा 12 का, 2 6 जा 12 और यहाँ 15 नहीं होगा, जो का त्यों। फिर ये देखिए 3 तो डिवाइड नहीं हुआ 2 से 9 भी नहीं होगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 15 वैसे कर जैसे। और अब क्या करेंगे, आगे 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब तो कोई संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए अब 3 से, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15। फिर अभी भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए ये 3 1 से डिवाइड हो गया, 3 एकम 3, तो सभी जगह 1 1, यहाँ पे 5 ज्यों करते हैं लिख दिए। अब इस 5 को इस 5 से डिवाइड कर दिए, सभी देखिए 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे फैक्टर आए हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा लघुत्तम समापवर्तक किसका, 12, 18, 24 और 30 का। अन्य भी यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कह रहा है कि 3 डिब्बों में 30 लीटर, 35 लीटर तथा 40 लीटर दूध है। उस डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा जिनमें इन सभी डिब्बों के दूध का पूरा मापा जा सके। यानी 30 लीटर, 35 लीटर तथा 40 लीटर दूध है। ठीक है, 3 डिब्बों, 3 अलग अलग डिब्बों में। अब कह रहे कि उस डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा जिनमें इन सभी डिब्बों के दूध का पूरा मापा जा सके। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम निकालेंगे, लॉसन निकालेंगे। तो ऐसे ही अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए डिवीजन मेथड का यूज करके 30, 35 और 40, 30, 35, 40 था, इनका डिवीजन मेथड का यूज किए, क्या आ जाएगा हमारा फैक्टर ये आ गए, इन सभी फैक्टर का मल्टीप्लाई करिए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी 840 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य इसी तरह और भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे कह रहा है कि खेल के मैदान में खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। ठीक है, यानी कह रहा है कि यहाँ पे खेल का मैदान है, उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है कम से कम कितनी हो सकती है जिससे कि उन्हें 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा किया जा सके। तो अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, 15 है
20 है, 35 25 है और 30 है। सबका हम डिवीजन मेथड का यूज़ करके करेंगे। और यहाँ पे लॉसा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 300 हमारा ये हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि कम से कम खड़े विद्यार्थियों की संख्या कम से कम कितनी हो सकती है, तो कम से कम कितनी हो सकती है, 300। ठीक है, जिनको हम 15, 20, 25 और 30 की कतार में खड़ा कर सकते हैं। कह रहा है अब आगे देखिए, अभी तक एलसीएम हम निकाल रहे थे, अब क्या है, महत्तम समापवर्तक की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसे शॉर्ट टर्म में बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कर रहा है, महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजक होता है, अतः HCF वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्या को विभाजित करती है। किन्हीं दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कह रहा है पहले जो स्टेप है उसमें क्या करना है, दी गई संख्याओं के विभाजक ज्ञात करेंगे, यानी उसका हम फैक्टर निकालेंगे, उसके विभाजक। दूसरे में क्या कर रहा है, विभाजकों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, विभाजक सबसे पहले हम ज्ञात किए, फिर कॉमन संख्या जो होगा यानी कॉमन जो फैक्टर होगा उसको हम ज्ञात करेंगे। क्या तीसरा का क्या रहा है, तीसरा स्टेप है, यह उभयनिष्ठ संख्या ही महत्तम समापवर्तक होगी। ठीक है, यानी जो कॉमन फैक्टर निकलेगा वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियां, मेथड्स टू फाइंड HCF। संख्याओं के समूह का महत्तम समापवर्तक निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, पहला है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा विधि क्या है, भागफल विधि डिवीजन मेथड, यानी इस पे भी हम गुणनखंड विधि और भागफल विधि का यूज करके महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इस विधि में प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड को महत्तम समापवर्तक के रूप में व्यक्त करते हैं। उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या के लघुत्तम घात का गुणनफल महत्तम समापवर्तक होता है। ठीक है, यानी जो हम फैक्टर निकालेंगे, जो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसमें क्या है, उभयनिष्ठ, उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसमें जो लघुत्तम घात होगा यानी जिसका सबसे कम घात वाला होगा उसका हम लेकर के आपस में गुणा करेंगे, तो जो गुणनफल हमारा आएगा वही क्या होगा, महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है, क्या है, 1842 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 18 और 42 का करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना हमें। ठीक है, तो देखिए क्या है, 18 है, यहाँ 42 है, 18 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया, और 42 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 2 3 6, 6 7 42, और यहाँ पे 2 3 6 36 18। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, 18 का फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3, और 42 का फैक्टर क्या है, 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब इन दोनों के संख्याओं के फैक्टर में देखिए कौन कौन सी संख्याएं कॉमन हो रही, तो देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये कॉमन हो गया, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन हो गया, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 7 है, ये कॉमन है। ठीक है, यानी जहाँ पे समान संख्याएं हो, ठीक है, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ गया, देखिए दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में 2 व 3 उभयनिष्ठ है। ठीक है, 2 और 3 क्या कॉमन हो गया, तो इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, अतः 2 गुणे 3 बराबर 6। तो अतः 18 व 42 का महत्तम समापवर्तक कितना हो गया, 6 हो। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे
महत्तम समापवर्तक। ये कौन सी भी किस मेथड द्वारा था? फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे 13 और 29 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, इसको हम फैक्टर मेथड द्वारा करते हैं। क्या हुआ? 13 और 29 है, 13 का फैक्टर क्या हुआ? 13 गुणे 1, 29 का 29 गुणे 1। अतः देखिए ये तो कॉमन है नहीं, कॉमन कौन सी होगी? 1 संख्या कॉमन होगी। अतः HCF बराबर कितना हो? 1। उभयनिष्ठ संख्या क्या आ रही है? यहाँ पे 1 आ रही है, तो ये हमारा HCF हो जाएगा। ठीक, अगला जो है उदाहरण है, इसमें 12, 24, 36 का HCF ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम फैक्टर मेथड का यूज कर रहे हैं। 12, 24, 36, तो 12 का फैक्टर लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। 24 का 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 36 का 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी पावर के फॉर्म में लिख लीजिए सबको। देखिए यहाँ पे जो फैक्टर आया है, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1 हो जाएगा। यहाँ मैक्सिमम 2 का पावर कितना है? 3 है, 1 2 3। 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1, 36 है। तो देखिए 2 का पावर 2 कितनी बार है? 2 बार है, और 3 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, तब इसमें क्या कर रहा है? HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो गुणनखंड आता है, यानी उभयनिष्ठ जो संख्या होती है, उभयनिष्ठ जो फैक्टर है, उसको हम क्या करेंगे? लिखेंगे, और जो लोवेस्ट होगा यानी जिसका घात सबसे कम होगा उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, 2 का पावर इन फैक्टर में यानी 12, 24 और 36 के जो फैक्टर हैं सब में देखिए 2 2 है। तो 2 का लोवेस्ट यानी सबसे कम कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम से कम है, 2 का पावर 2 है यहाँ, और यहाँ 2 का पावर 3 है, यहाँ भी 2 का पावर 2 है। तो यहाँ करेंगे, ये 2 हो गया। अब क्या है? 3। 3 कितनी बार है? कम से कम देखिए, यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। तो अब यहाँ पे उभयनिष्ठ जो हो जाएगा, 2 का जो लोवेस्ट पावर है वो कितनी बार है? 2 बार है। ठीक, तो उसको लिख लिए। यहाँ पे करेक्शन है, तो यहाँ पे लिखिए 2 का पावर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 का पावर 2 गुणे ये कितना हो जाएगा? 4। 2 का पावर 2 गुणे ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3। यहाँ पे हो जाएगा, ये 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हम? सबसे लोवेस्ट पावर लिखेंगे 2 का। तो 2 का जो लोवेस्ट पावर है वो कितना है? 2 है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 3 है। तो लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगा? 2। 2 का पावर 2 और गुणे 3। 3 का लोवेस्ट पावर कितना है? 1 ही है, तो 3 एक ही बार होगा। तो 2 का पावर 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4, और यहाँ पे गुणे 3। हमारा आंसर आ गया 12। ठीक है, ये आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा। अब यहाँ पे भागफल विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी डिवीजन मेथड क्या है? माना कि हमें 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, कर रहे हैं, दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है, फिर बचे शेष से भाजक में भाग दिया जाता है। यह क्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक शून्य शेष न मिले। अंतिम विभाजक ही महत्तम समापवर्तक होंगे। ठीक है, जो अंतिम हमारा विभाजक होगा वही क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा। अगर हमारा 0 शेष आ गया, अब देखेंगे उसमें हमारा अंतिम विभाजक है वही हमारा महत्तम समापवर्तक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, उदाहरण है 72 तथा 126 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 72 है।
72 लिख लीजिए। किस में भाग देना है? 126 में। तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा। 1 टाइम्स में कितना आ जाएगा? 72। 72 एकम 72। इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया? 54। अब क्या कर रहा है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, जब शेष आ जाता है फिर हम जो हमारा भाजक था उसको हम यहाँ भाज्य के रूप में लिखते हैं, फिर हम इससे डिवाइड करते जाते हैं जो हमारा शेष आया था। अब इससे कितना हो? 54 एकम 54 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? 18। 18 से फिर हम क्या करेंगे, जो भाजक था हमारा यहाँ पे वो भाज्य के रूप में लिखेंगे। 18 त्याई 54 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 0 हो गया। यानी यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए, तब तक भाग देते जाते हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। तो हमारा जो अंतिम भाजक था वो क्या था? 18। अतः 72 व 126 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? 18 होगा। ठीक है, यही जो अंतिम विभाजक है वो क्या होगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे और भी उदाहरण दिया गया है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित कर। तो यहाँ पे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो उस समय हम क्या करते हैं? महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है, तो 90, 108 और 126 का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 90 निकालिए, यहाँ पे 90 का फैक्टर ये हो गया, 108 का फैक्टर ये सभी हो गया, 126 के ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए 2 है, 3 है, 5 है और ये 7 भी है। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ जो संख्या है वो कौन कौन सी है, यानी जो फैक्टर आया है हमारा 90, 108 और 126 का। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा हुआ? देखिए उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा? 2 होगा। 2 चूंकि, और 2 का जो लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट पावर वो लिखेंगे। ये देखिए तीनों में कॉमन है। ठीक है, 2 यहाँ अब कोई संख्या नहीं है 2, तो ये क्या होगा? एक ही बार होगा 2 का वैल्यू। ठीक है, तो एक बार लिख लिए। उसके बाद क्या होगा? 3 होगा कॉमन। 3 कितनी बार होगा? 2 बार है। देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी 2 बार है, इसमें भी और यहाँ भी। ठीक, यहाँ भी 2 बार हो गया, यहाँ भी और यहाँ भी। तो देखिए 2 कितनी बार 3 कितनी बार हो गया? 2 बार कॉमन हो गया। तो लिखें। और कुछ कॉमन दिख रहा है? यहाँ देखिए 5 है, इसमें 5 नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा 5, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 7 है, यहाँ इसमें 7 नहीं है, इसमें भी 7 नहीं है। तो हमारा इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही क्या होगा? महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 18। अब और भी एग्जाम्पल दिया गया। कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है, तो उस छड़ की बड़ी से बड़ी माप बताओ जो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई को पूरा पूरा मापा जा सके। ठीक है, जहाँ पे बड़ा से बड़ा माप पूछेगा वहाँ पे क्या करेंगे? महत्तम समापवर्तक। और जहाँ पे छोटा से छोटा पूछेगा वहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक। तो यानी कौन कौन से? 30 है, 30 और 24 का हमें क्या करना है? यहाँ पे महत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए निकालिए, क्या हो जाएगा? 30 का फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा। 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी अब इसमें उभयनिष्ठ देखिए क्या होगा? 2 है, ये 2 कॉमन हो जाएगा। 2 का पावर लोवेस्ट एक ही बार है तो एक बार कॉमन होगा। 3 है तो 3 ये कॉमन हो गया। ठीक, ये 3 कॉमन हो गया और कोई संख्या कॉमन नहीं है। 5 नहीं हुआ क्योंकि इसमें 5 नहीं है। ठीक, तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 6 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्या कर रहे हैं? अगला एग्जाम्पल है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक
693 है। यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सूत्र इसमें लगाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन में एक फार्मूला यूज करेंगे। वो क्या है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा क्या होगा? ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे कोई एक नहीं दिया होगा, जैसे यहाँ पे पहली संख्या नहीं दी होगी तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम गुणे एचसीएफ करेंगे, और ये गुणे में है तो इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ डिवाइडेड दूसरी संख्या। जो कि यहाँ पे जैसे देखिए दूसरी संख्या में ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इस पहली संख्या को डिवाइड कर देंगे, किसके में? एलसीएम गुणे एचसीएफ के इसमें डिवाइड कर देंगे। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ डिवाइडेड पहली संख्या। ठीक है, चूंकि हमें दूसरी संख्या मालूम करनी थी तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। वहीं अगर एचसीएफ हमें मालूम करना हो, पहली संख्या दूसरी संख्या दी हो और क्या मालूम करना हो? एचसीएफ, तो ये इस एलसीएम को क्या करेंगे? इसके नीचे लेते आएंगे, इन दोनों के नीचे। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइडेड एलसीएम। ठीक, इसी तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक दिया है 11 है, लघुत्तम समापवर्तक 693, यानी एलसीएम कितना है? 693 हो गया एलसीएम का वैल्यू। महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है? 11 है, तो 693 गुणे 11 दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। डिवाइडेड बाई क्या है? पहली संख्या दी हुई है, एक संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 77, दूसरी संख्या क्या करना। अब सॉल्व करेंगे, कितना आएगा वैल्यू? 99। तो ये क्या होगा? दूसरी संख्या जाएगी 99, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विभाज्यता का नियम यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? पहला है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिस संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी देखिए 24, 440, 886, 488, 902, सब में देखिए इकाई के अंक पे यहाँ 4 है, 0 है, 6 है, 8 है, 2 है, तो ये संख्याएं 2 से डिविजिबल है। दूसरा कर रहा है 3 से विभाज्यता का नियम। जो दूसरा नियम है उसमें क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या कर रहा है? जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 513 है तो अलग अलग करके हम इसको जोड़ लेंगे। 5 + 1 + 3 कितना आ गया वैल्यू? 9, और 9 जो होगा 3 से विभाज्य होगा, अतः 513 3 से विभाज्य है। आगे 4 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब इसके दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या दोनों स्थान पर क्या हो? 0। जैसे 448, 400, तो 448 में देखिए इकाई के स्थान पर 8 है और यहाँ पे 8, दाई के स्थान पर क्या है? 4 है, यानी संख्या क्या मिल रही है? 48 मिल रही है। देखिए 448 में इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या होगी? 48 हो गई, जो 4 से विभाज्य है, इसलिए 448 4 से विभाज्य होगी। या फिर कह सकते हैं कि अगर 0 0 आए इकाई और दहाई के स्थान पर तो भी संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे नंबर 4 में यह कह रहा है कि 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है? जिस संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे 500, 125, 315, यानी इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 हो या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। देखिए यहाँ 0 है, 5 है, 5 है, ये सभी संख्या 5 से डिविजिबल होंगी, विभाज्य होंगी। 6 से विभाज्यता का नियम। वैसी संख्या जो 2 और 3
दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे 24 है, 24 क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा और 3 से भी। 84 है, ये भी 2 से भी विभाज्य होगा और 3 से भी। 144 ये भी, और 1026 ये भी। यानी 2 और 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य हो रही है, इट मीन्स वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, 7 से विभाज्यता का नियम में क्या है, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में से घटाने पर वियोगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 133 में इकाई का अंक क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, 3 में हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 आ गया। अब क्या कर रहा है, जो इकाई के अंक में हम मल्टीप्लाई किए हैं उसके बाद जो संख्या बच रही है, कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। हाँ, 133 था, इस 133 में इकाई के अंक पे 3 है, इकाई के स्थान पे कौन सी संख्या है, 3 है। 3 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब इस 3 को छोड़ करके कितना बचा, 13 बचा। तो जो शेष संख्या बची है 13 को लिख लीजिए, और जो हमारा गुणनफल कितना आया था, 3 में 2 का गुणा करने पे 6, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ गया, 7, जो कि 7 से विभाज्य है। इसलिए 133 7 से विभाज्य है। ठीक, अथवा किसी संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा कर शेष बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर योगफल यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अब ये दूसरा रूल है, ये पहला रूल था ऊपर, उसमें हमने इकाई के अंक में 2 से गुणा कर रहे थे और जो बची संख्या थी उसमें से हमने जो गुणनफल किया था उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, इसमें 5 से गुणा करना है, इकाई का अंक जो होगा उसमें 5 से गुणा करेंगे और जो गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें हम जो बची संख्या होगी उसमें हम ऐड कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में 441 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, कितना आ गया, 5 आ गया। अब जो बची संख्या होगी, देखिए 441 में इकाई का अंक 1 था, उसको हटा दीजिए, कितना बच गया, 44 बच गया। तो 44 हो गया, और जो हम 1 में 5 का गुणा किए थे कितना आया था, 5, उसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 49, जो कि 7 से विभाज्य है। इसलिए 441 7 से विभाज्य होगा। अब 8 से विभाज्यता का नियम, कोई दी गई संख्या 8 से विभाज्य तभी होगी जबकि उसके सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या तीनों के स्थान पर 0। जैसे यहाँ है 1224, यहाँ 1000। जैसे 1224 में देखिए क्या है, में इकाई, दहाई तथा सैकड़े से बनी संख्या क्या है, 224 है। देखिए इकाई के स्थान पे 4 है, दहाई पे 2 और सैकड़े पे 2। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसको हम एक साथ लिखेंगे, कितना आ गया, 224, वही है संख्या। अब जो संख्या आ रही है 224, उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये संख्या पूर्णतः पूरी डिवाइड हो जाएगी, जो 8 से विभाज्य है। ठीक है, यानी 8 से डिविजिबल है। या फिर देखिए, अगर किसी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़े तक की संख्या में अगर 0 0 आए, ठीक है, जैसे 1000 है, 1000 में क्या आ रहा है, इकाई, दहाई और सैकड़े, मतलब तीनों स्थान पर 0 0 आ रहा है। यहाँ पे लिख दिया है तीनों स्थान पर 0, तो वो संख्या
8 से विभाज्य होगी। ठीक है, आगे 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। इसमें जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे 729 है, 729 को अलग अलग करके हम, यानी 7 को अलग करेंगे, 2 को और 9 को, सबको अलग अलग करके जोड़ेंगे, कितना आ गया 7, 2 9 और 9 18 आ गया, जो 9 से विभाजित, अतः 729 क्या होगी 9 से विभाजित होगी। सेम वही रूल फॉलो हो गए यहाँ पे, जो 3 से विभाजिता का जो नियम लागू था वही। 3 में भी हम क्या कर रहे थे, संख्याओं को ऐड कर रहे थे जो भी संख्याएं दी थी, और जो संख्याएं ऐड करने के बाद आ रही थी उसे हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो वो संख्या 3 से डिविजिबल हो रही थी। अब 10 से विभाज्यता का नियम, इसमें क्या है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर केवल 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 600, 800, 1000 ले लेंगे, 100 हो गया, 200 हो गया, तो इस तरह की संख्या जो होगी, यानी जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, ठीक, वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, 11 में क्या कर रहा है, 11 से विभाज्यता का नियम, इसमें इकाई स्थान से आरंभ करते हुए सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का अपवर्त्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यहाँ दिया है 1331, संख्या दी हुई है 1331, तो इसमें कह रहा है कि जो विषम स्थान पे संख्या है उसको हम ऐड करेंगे और जो सम स्थान पे जो संख्या है उसको ऐड करेंगे, और दोनों को हम बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1331 दिया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे है 1331, इसमें इकाई के स्थान पे 1 और दाहिने पे क्या है 3 है, सैकड़े पे 3 है और हजार पे 1, तो ये देखिए 1 क्या होगा विषम संख्या, 2 क्या हो गई सम संख्या, फिर 3 विषम और 4 सम। तो इसमें कह रहा है कि विषम स्थानों के अंकों का योग, तो विषम स्थान पे देखिए कौन कौन सी संख्या है, विषम में क्या है 1, 1 के नीचे 1 है, और जो 3 के नीचे वो क्या है 3 है, 1 + 3, 1 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 4। उसी तरह अब क्या करेंगे, सम संख्याओं, सम स्थानों के, सम स्थान पे कौन कौन सी संख्या है 3 है और 1 है, यानी 2 के नीचे देखिए यहाँ 3 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो सम स्थानों के अंकों का योग ये 3 + 1, 3 1 4। अब दोनों में देखिए दोनों का ऐड करने पे 4 4 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर लेंगे, यानी दोनों का माइनस करेंगे हम, तो दोनों का अंतर करने में कितना आ रहा है 4 - 4 यानी 0। इट मीन्स जो संख्या दी है 1331 वो 11 से डिविजिबल होगी या विभाजित होगी। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे लिखा है हल में विषम स्थानों का योग इकाई से आरंभ करके, यानी इकाई से प्रारंभ करके हम ऐड करते जाएंगे विषम स्थानों के जो संख्या हैं, तो 1 + 3 1 + 3 4 आ गया, और यहाँ सम स्थानों के अंकों का योग 3 + 1, यहाँ 3 और 1 4 आ गया, दोनों का अंतर किए कितना आ गया 0। इसलिए 1331 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना, कौन संख्याएं भाज्य होती हैं कौन सी
अभाज्य होती हैं उसके बारे में, साथ ही लघुत्तम एवं समापवर्तक निकालने के हमने नियम जाने बाई गुणनखंड विधि एंड भाग विधि, डिवीजन मेथड एंड फैक्टर मेथड द्वारा, और साथ ही विभाज्यता का नियम यानी लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में जाना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हल करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है एलसीएम तथा एचसीएफ का पूर्ण रूप लिखिए, चौथा प्रश्न है 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, और पांचवा प्रश्न है 25, 35, 40 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 6 है 3 से विभाज्यता का नियम उदाहरण के साथ लिखिए, और प्रश्न नंबर 7 है 11 से विभाज्यता का नियम उदाहरण के साथ लिखिए। तो स्टूडेंट्स इन सभी प्रश्नों का उत्तर लिख करके आपको अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। ओके।